दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ के। जैसे कि आप देख सकते हो कि सोर्सेस का मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी हो, इन्फोर्स करनी हो, तो वो कहाँ से की जाती है, कौन से ऐसी तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी प्रोसीजर देखना है क्रिमिनल लॉ से अकॉर्डिंग, कोई भी प्रोसीजर किस तरीके से किसी को अरेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से ट्रायल चलेगा, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? सीआरपीसी की। किसी को अगर पनिशमेंट देनी हो किसी क्रिमिनल लॉ से अकॉर्डिंग, तो आईपीसी की हेल्प लेते हैं। तो वो सोर्सेस हैं हमारे पास। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ में ऐसे क्या सोर्सेस हैं जहाँ से वो हेल्प लेता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कौन से स्टेट पे बाइंडिंग की जाए, कौन सी चीज़ किस स्टेट पे एनफोर्स की जाए, किस तरीके से कौन सी चीज़ को देखा जाए। तो ये सोर्सेस क्या हैं? तो ऐसे सोर्सेस देखिए, 4 सोर्सेस बताए गए हैं। कई बार 6 भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो सोर्सेज एज एन नहीं लिए गए हैं। मतलब वो आज के मॉडर्न टाइम में उनको एज सोर्स मान लिया गया है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के चैप्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 सोर्सेस हैं, ठीक है, जिनको आपको देखना है। अब हम एक एक करके वो सारे सोर्सेस पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में 4 सिग्निफिकेंट सोर्सेस हैं। और ये सोर्सेस कहाँ से हमें मिले हैं? ये सोर्सेस हमें मिले हैं आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38 है, जो सोर्सेस के बारे में बात करता है। इसमें 4 सोर्सेस हैं, ठीक है। सबसे पहला सोर्स इंटरनेशनल कन्वेंशंस। सबसे पहला सोर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिनको आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी बोल देते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो डेफिनेशंस है वो कहाँ दी गई है? देखिए, वो वियना कन्वेंशन 1969 में जो वियना कन्वेंशन हुआ उसके आर्टिकल 2 में दे रखी है इसकी डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग ट्रीटी क्या है? दो से ज़्यादा स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप है उनको हम ट्रीटी बोलते हैं। एक एग्रीमेंट है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के रिलेशनशिप को गवर्न करता है, उसको इंटरनेशनल ट्रीटी बोला गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। जब हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी कन्वेंशंस होती हैं, जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो सकती हैं, वो एक सोर्स है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कोई भी चीज़ हमें बाइंडिंग करवानी होती है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, कोई भी चीज़ बाइंडिंग करवानी होती है तो उसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। देन इसके बाद अगर इसकी जनरल डेफिनेशन पे देखा जाए तो ये एक रिटन रूल है जो कि स्टेट्स पर बाइंड होता है, जिसको दोनों स्टेट साइन करती हैं और रेटिफाई करती हैं। जिस कन्वेंशंस को, ट्रीटीज़ को, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों स्टेट साइन करती हैं और रेटिफाई करती हैं। देखिए, कब बाइंडिंग होगा? जब उन्हें रेटिफाई कर दिया है। साइन तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कन्वेंशंस को हम कर देते हैं, लेकिन हम उनको कोई एक्ट बना लेते हैं जब हम उन्हें रेटिफाई करते हैं अपनी कंट्री में, उनके ऊपर कोई रेटिफिकेशन उनका कर देते हैं। ट्रीटीज आर कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर बिटवीन अमंग द स्टेट एंड गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये एक जनरल सा इसका मीनिंग है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप की ट्रीटीज़ होती हैं। एक लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ होती है, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स के बीच में होती हैं। ये ट्रीटीज़ बहुत सारी स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, जहाँ पर बहुत सारी स्टेट मिलकर एक कन्वेंशन पे साइन करती हैं, और ये डायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। बट इन ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में होता है, मतलब लेस नंबर ऑफ स्टेट्स में जो साइंस होते हैं। इनके प्रोविजंस सिर्फ, जो ट्रीटीज़ कन्वेंशन होती हैं, इनके प्रोविजंस सिर्फ उन स्टेट्स पर बाइंड होते हैं जो उसकी पार्टीज़ होते हैं, जो स्टेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं पर बाइंडिंग होते हैं। ये एज अ सोर्स माना जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं माना जाता। ये हेल्प करता है कस्टमरी रूल जो है इंटरनेशनल लॉ के, उनको डेवलप्ड करने में सिर्फ हेल्प करता है। तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ में लार्ज नंबर ऑफ स्टेट इन्वॉल्व रहती हैं, और ट्रीटी कॉन्टेक्स्ट में 2 या 2 से अधिक स्टेट इन्वॉल्व रहती हैं। ये थे ट्रीटीज़ के टाइप। दूसरा सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम अनरिटन रूल्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं, लॉ के सोर्सेज की भी बात करते हैं, तो उसमें कस्टम जो है इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कस्टम भी यहाँ
सोर्स है जिसको बहुत समय से, जिस समय का हमें पता भी नहीं है, तब से आप जिस प्रैक्टिस को यूज़ करते आ रहे हो कंटिन्यूसली, जो चलती आ रही है, उसको हम कस्टम बोलते हैं। कस्टम की डेफिनेशन आप सभी को कस्टम का मीनिंग पता होगा। और ऐसे रूल्स हैं जो सारी स्टेट्स पर बाइंडिंग है क्योंकि जनरल प्रैक्टिस है, ठीक है, जनरल प्रैक्टिस है इसलिए वो बाइंडिंग है सारी स्टेट पर। इम्प्लाइड कंसेंट होती है सारी स्टेट की, ठीक है, और यूनिफॉर्म तरीके से हर स्टेट ओवर टू टाइम उसको यूज़ करती है और बिलीव करती है, और लीगल ऑब्लिगेशन एक मान लिया जाता है उस कस्टम का। तो ये इंटरनेशनल कस्टम एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के। ये दूसरा आपका सोर्सेस था। देन थर्ड आता है, अब तीसरा सोर्स आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के जो सिविलाइज्ड नेशन ने। अब इसकी जो डेफिनेशन, इसका जो डायरेक्ट सोर्स आपको आर्टिकल 38 से मिलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में इसके बारे में बता रखा है कि कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसको सिविलाइज्ड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है, सिविलाइज्ड नेशन ने जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उन जनरल प्रिंसिपल से भी इंटरनेशनल कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने में हेल्प लेता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से ले सकते हो उन जनरल प्रिंसिपल्स को, जैसे कि रेस जुडिकाटा, एस्टोपल, ये कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जिनको सारे स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, जितने भी सिविलाइज स्टेट हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं, उन्होंने जिनको सहमति से, कंसेंट से रिकॉग्निशन दे दी है, उनको जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। देन अब देखिए, अगर आप देखे जाएं तो रिकॉग्निशन कैसे दी गई है उन जनरल प्रिंसिपल्स की, गुड फेथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्री, ठीक है। और अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल ये है कि एक बात बोली जाती है कि द कोर्ट शैल गिव प्रॉपर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू बोथ पार्टीज। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, ये हर स्टेट मानता है कि किसी को भी कोई भी सज़ा सुनाने से पहले, कोई भी फैसला सुनाने से पहले उन पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये जनरल प्रैक्टिस है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको सारी स्टेट्स फॉलो करती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ सोर्स है हमारा जुडिशियल डिसीजंस और ज्यूरिस्टिक वर्क। इसमें एक ज्यूरिस्टिक वर्क का भी है जिसको कई बार लोग फिफ्थ कह देते हैं, फिफ्थ सोर्स बोलते थे, लेकिन फिफ्थ सोर्स नहीं है, इसी के अंदर आप इसको समझिए। जुडिशियल डिसीजन और ज्यूरिस्टिक वर्क एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कैसे माना गया है, जैसे कि आप ये देख लीजिए कि कोई भी किसी भी चीज़ पर अगर लॉ नहीं होता, कोई भी स्पेसिफाइड एक्ट नहीं होता, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की सहायता ली जाती है किसी भी केस को डिसाइड करने में। इसी तरीके से इंटरनेशनल जुडिशियल डिसीजंस हैं जिनको एक अच्छा इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, ठीक है। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही आर्टिकल 59 ये बोलता है कि इनका कोई बाइंडिंग फोर्स एज इन नहीं है। इनका बाइंडिंग फोर्स सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे होगा जिनका केस चल रहा है, जो उस स्टेट उस केस के लिए पार्टीज़ हैं, उन पे बाइंडिंग फोर्स होगा। दूसरों के लिए ये ऑप्शनल है, आपको अगर रखना है तो रखिए, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, ये उन पे ऑप्शनल है, लेकिन बाइंडिंग उनकी पार्टीज़ पे है। तो जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ज्यूरिस्टिक वर्क एक इंटरनेशनल सोर्स कैसे मान सकते हो ज्यूरिस्टिक वर्क को, कि बहुत सारे ऐसे, देखिए सिक्स सोर्स जिसको आप सिक्स भी ले सकते हो, लेकिन वो आर्टिकल 38 के अंदर का नहीं है, उसको अलग से रखा गया है। वो क्या है, डिसीजंस और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो डिसीजंस हैं, जो डेवलपमेंट है, उनको एज अ सोर्स देखा जाता है। इसका एग्जांपल ये है कि देखिए यूएन, जब यूएन की स्थापना हुई तो उसके बाद से इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। उसके बाद से इंटरनेशनल लॉ में बहुत जो कॉडिफिकेशन थे वो हुए, ठीक है। उनके जो डिसीजंस थे उनको माना गया और एक बहुत अच्छा सोर्स उसको माना गया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। अब इसके अंदर सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जैसे कि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस है, ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसको आप सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हो। बैरक्लोना
ट्रैंजैक्शन केस। अब इंटरनेशनल लॉ के ये सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। उनको हम एक एक करके अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि उन केसेस में क्या है, किस तरीके से उनको सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को दिखाया गया है। तो तब तक के लिए बाय बाय।